अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस सीरीज में होगा प्राचीन भारत पर विदेशियों के आक्रमण। इसमें हम देखेंगे कि विदेशियों के आक्रमण से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव को समझेंगे और इसमें कुछ अन्य तथ्यों को भी, विवरण पर भी हम ध्यान देंगे। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सर्वप्रथम डेरियस ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा कथन है, यह साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र था। तीसरा है, इस क्षेत्र में सुसंगठित शक्ति का अभाव था। मतलब इसको डेरियस प्रथम के युद्ध के समय कौन सी स्थिति थी, आप इस पर डिस्कस करिए, मतलब सोचिए, इस पर समझ करके फिर बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। पहला केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1 और 3, डी सभी। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा और अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें से पहला आंसर कौन सा करेक्ट है। तो पहला देखें इसमें, तो सर्वप्रथम डेरियस ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखें तो यह पश्चिमोत्तर का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, तो ये बिल्कुल सही है। पंजाब का सिंधु नदी के पश्चिमोत्तर क्षेत्र वाला हिस्सा जो था, ये साम्राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला भी था और उपजाऊ भी था, तो ये बिल्कुल सही होता है ऐसे में। अगर तीसरा देखें, इस क्षेत्र में सुसंगठित शक्ति का अभाव था, हाँ ये बिल्कुल सही है। जैसे मगध जैसी शक्ति यहाँ पर इस क्षेत्र में नहीं थी और आपस में ये लोग लड़ते रहते थे। यहाँ के जो राजा थे वो आपस में एक दूसरे में लड़ते रहते थे, तो भी यहाँ पे आसान था डेरियस का हमला करके इनको जीतना। और ये क्षेत्र डेरियस का जो था, अभी तक उसके पास कुल क्षेत्र जो थे वो केवल 18 थे। जैसे कि उसने अपने क्षेत्रों में, ईरानी साम्राज्य में उसके कुल 18 ही क्षेत्र थे, लेकिन जैसे उसने पंजाब और सिंध को जीता तो उसके पास कुल 20 क्षेत्र हो गए। तो 20वां क्षेत्र ये पंजाब और सिंध क्षेत्र बना था। तो आप इतने तथ्य इनको याद रखिएगा, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ये आप लोगों ने यूपी पीसीएस में देखा होगा, कुछ फैक्ट पूछता है तो वहाँ पे ये फैक्ट काम आएंगे कि डेरियस प्रथम ने कौन से नंबर का राज्य को जीता था। तो ये 19वां 20वें थे, क्योंकि उसके बाद टोटल 18 पहले थे और 19वां 20वां कौन से बने थे, सिंध और पंजाब। तो अब इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा, उस क्षेत्र में कौन से कारक थे जिनको जीतने में आसानी हो गया, तो वहाँ पे संगठित शक्ति का अभाव था, सभी राजा एक दूसरे लड़ते रहते थे, ये भी तथ्य था। इनमें डी आंसर इसका सही है क्योंकि सभी सही हैं। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत और ईरान के मध्य संपर्कों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब भारत और ईरान के संपर्क हुए हैं तो इसके क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिले भारत पे, आपको ये बताना है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला देख लीजिए, खरोष्ठी लिपि का आगमन। दूसरा, स्थापत्य कला पर ईरानियों का प्रभाव। तीसरा है, व्यापार संबंधों की स्थापना हुई। तो आप बताइए कौन सा सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3, डी कह रहा है सभी। आप सोच के बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो देखते हैं, पहला खरोष्ठी लिपि का आगमन, तो ये बिल्कुल सही है, खरोष्ठी लिपि का आगमन इस समय हुआ था। दूसरा, स्थापत्य कला पर ईरानियों का प्रभाव, ये भी सही है। अगर 3 देखें तो व्यापार संबंधों की स्थापना हुई, तो ये भी सही है। इसका आंसर सही है डी, डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है ये कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक। दूसरा कथन कह रहा है उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें आपने सोच लिया होगा सही कथन कौन सा है, तो हम बता देते हैं। पहला, ए केवल 1 सत्य होगा, बी केवल 2 सत्य होगा, सी 1 और 2 दोनों सत्य होगा, डी कोई भी सत्य नहीं होगा। तो आप चुन के बताइए कौन सा इनमें से सही आंसर है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही है। जब सिकंदर ने हमला किया था तो उस समय कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो इसका आंसर। और दूसरा देख लेते हैं, इसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब इसने हमला किया था भारत पे, तो याद रखिएगा नंद वंश का शासन था उस समय, नंद वंश था उस समय, और इसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। तो ये कुछ तथ्य थे जिनको याद रखिएगा। इसका आंसर सही है ए, सी सॉरी, इसका आंसर सी है, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है, तो सी में दिया हुआ 1 और 2 दोनों, तो सत्य आंसर सी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के भारत आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी के साथ से हुआ। दूसरा कह रहा है, उसका भारत में पहली बार सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। दूसरा है, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था। बताइए, अभी आपने देखा नंद वंश का शासन था, तो फिर यहाँ मौर्य वंश कैसे आ गया। फिलहाल आप सोचिए इनमें से सत्य कौन सा है। केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 सही हैं, सी केवल 2 और 3 सही हैं, डी 1 और 3 सही हैं।
आप सोच के बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने बताया कि नंद वंश का उस समय शासन था, न कि मौर्य वंश का। तो ये तो आप काट सकते थे उस नॉलेज के हिसाब से। तो आप उसके हिसाब से काटेंगे तो डी कट जाएगा और बी कट जाएगा। अब बताइए उस समय जब भारत पे सिकंदर ने हमला किया तो भारत में उसका सामना सबसे पहले किससे हुआ था? तक्षशिला के शासक अम्भी से हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। उसका जो सामना हुआ था तक्षशिला के अम्भी शासक से हुआ था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा देखें तो उसका शासन सबसे पहले शक्तिशाली प्रतिरोध जो किया था उसने, तो पोरस ने किया था। पोरस शासक ने, उन्होंने किया था, जिनसे प्रसन्न होकर के सिकंदर ने उनके साम्राज्य को फिर से वापस कर दिया था, क्योंकि इतना मतलब शक्ति के द्वारा लड़े थे वो। तो इसकी वजह से प्रसन्न होकर उनकी लड़ाई से उसने उनको वापस कर दिया था। तो इनमें होगा हमारा सही आंसर। 3 गलत है, 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। एक करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के बैसाख संबंध है, बैसाख का संबंध किससे है? तो बताइए बौद्ध धर्म के बैसाख का संबंध किससे है? बुद्ध जयंती से है, तिब्बत के बौद्ध मठों से है, बौद्ध मंत्रोच्चारण से है। अभी हाँ ध्यान रखिएगा, बौद्ध मंत्रोच्चारण को दिया गया शायद GI टैग दिया गया या नहीं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा अगर आप देख रहे हैं लोग वीडियो, तो जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा। बौद्ध धर्म भिक्षुओं द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र था। बताइए बैसाख क्या था? बुद्ध जयंती है ये। बैसाख बुद्ध जयंती को मनाया जाता है बैसाख के रूप में, एक बैसाख भी बोला जाता है इसको। तो बुद्ध जयंती को मनाया जाता है बैसाख के नाम से। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी लोग बोलते हैं, इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और एक फैक्ट आप याद रखिएगा, इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। इसी दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर ए है। आप इतने सारे तथ्यों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया है दर्शन और प्रेरणा, यहाँ दिया हुआ। हमने पिछले वाले सीरीज में इन सब पे बाकायदे से डिस्कस किया था, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। सांख्य का कपिल मुनि दिया हुआ है, न्याय का पतंजलि दिया है, योग का गौतम दिया हुआ। आप इनमें से कौन सा सुमेलित है आप चुन के बताइए। पहला दिया है केवल एक, दूसरा दिया है 1, 2 और 3, सी दिया है 1 और 2, डी दिया सभी। तो उम्मीद है आपने सोच लिया होगा इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो हम डिस्कस करते हैं इनमें। तो अगर देखें तो योग पतंजलि का है, न्याय गौतम का है। ये दोनों तो गलत हो गए, केवल एक सही है। इसका हमारा आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीति और सांस्कृतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए भारतीय राजनीति और सांस्कृतिक विकास में विदेशियों का क्या योगदान रहे हैं? कनिष्क ने 18वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जो वर्तमान में भी जारी है। वर्तमान सरकार इसी को यूज करती है, शक संवत को। क्या कनिष्क ने किया था? वही 18वीं ईस्वी में, 78 ईस्वी में। बी दिया है काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्रदामन प्रथम के शिलालेखों में मिलता है। तो बताइए क्या मिलता है? तीसरा कथन दिया है भारतीय रंगमंच में प्रयोग किया जाने वाला यवनिका पर्दा मतलब होता है का यूनानियों से लिया गया था। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है 2 और 3, डी कह रहा है सभी। तो आप सोच के बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो कनिष्क ने 18वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्रदामन के प्रथम शिलालेख में मिलता है, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि रुद्रदामन जो था प्रथम, ये संस्कृत का बहुत प्रिय, इसको संस्कृत बहुत प्यारा था, तो ये संस्कृत में काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप तैयार किया था। तो 2 सही है। तीसरा देखा जाए तो भारतीय रंगमंच में प्रयोग किया जाने वाला यवनिका पर्दा का यूनानियों से लिया गया था, तो ये भी सही है। इसका आंसर सही है डी, सभी सही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के हकमरी वंश के राजाओं ने किया था। इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो बताइए। खरोष्टी लिपि का प्रसार हुआ था, दूसरा अरमाइक लिपि का प्रसार हुआ था, तीसरा कथन कह रहा है कि छत्रप पांडाली का विकास हुआ था। मतलब आपने सुना होगा कि अशोक हो गए, और क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त, ऐसे कुछ और शासक हैं। उनमें से बताइए कौन कौन लोगों ने छत्रप का मतलब पूरे भारत पे राज किया था। तीसरा है अभिलेख उत्कृष्ट करने की प्रथा का विकास हुआ था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखा जाए तो खरोष्टी लिपि का प्रसार हुआ था, अरमाइक लिपि का भी प्रसार हुआ था, अरमेइक लिपि का भी प्रसार हुआ था, छत्रप पांडाली का भी विकास हुआ था, अशोक और समुद्रगुप्त ने धारण किया था। तीसरा है अभिलेख उत्कृष्ट करने की प्रथा का विकास हुआ था, तो बिल्कुल सही है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख पाए गए हैं, समुद्रगुप्त के भी इलाहाबाद में अभिलेख पाए गए हैं, तो इनमें से सभी सही हैं। डी इसका सही आंसर है।
तो इस सीरीज़ को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।